दिल्ली पहुंच गए थे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की प्रचार अभियान के प्रमुख भले हो, लेकिन उन्होंने कई दिग्गजों को चुनावी टीम में बड़ी भूमिकाएं देने की मन बना लिया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मोदी के नीचे काम करने के बजाय जोनल इलेक्शन पैनल के तहत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे इनके बीच मुकाबले पर विराम भी लगेगा। वरिष्ठ नेता कहा मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख हो सकते हैं। उनकी सहायता यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे नेता कर सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में पैनल चुनावी संचालन का ध्यान रखेगा। वे कार्यक्रम को लागू करना, तालमेल की कमेटी को देख सकते हैं। बीजेपी के कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल संसाधन प्रबंधन को देख रहे हैं। युवा और सोशल मीडिया प्रचार समिति भी एक बनाए जाने के लिए योजना है। इस सब की आडवाणी के रजामंदी के बाद ही घोषणा की जाएगी। आज तीसरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी और आज भी कोई घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। लगातार कई मुलाकातों के बाद मोहन भागवत ने मोदी को संघ की राय दी और बीजेपी ने दिल्ली के चुनावों के लिए कमर कस ली है। विधानसभा चुनावों के लिए 3.5 लाख कार्ड बूथ लेवल पर लगाए जाएंगे, दिल्ली की बात है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के खेमे में रुख डालें तो कांग्रेस ने भी काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ राज्य प्रभारी नेताओं को एक प्रश्न पत्र पहुंचाया गया। अपने कार्यकाल में आपने कितने किलोमीटर दौरा किया है, कितनी पब्लिक मीटिंग्स की, ऑफिस बेरर के साथ आखिरी बैठक कब की, एक साल में क्या प्रोग्राम्स किए, कितने एजिटेशंस किए, ये तमाम सवाल राहुल गांधी की तरफ से प्रश्न पूछे गए हैं अपने इन नेताओं से और कहा जा रहा है कि इन जवाबों के आधार पर ही आगे का कार्यकाल निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने पिछले 10 दिनों में 3 दौरे किए। जुलाई 8 को लखनऊ में सभी ऑफिस बेयरर्स, एमएलएज और सांसदों के साथ मुलाकात की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रभारी मोहन प्रकाश पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में थे। जुलाई 17 को फिर जा रहे हैं। गुरुदास कामत राजस्थान 2 बार जाकर राज्य के नेताओं से मिले हैं। दिग्विजय सिंह ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया है और तेलंगाना मामले में अपने सुझाव भी दिए हैं। शकील अहमद रोजाना दिल्ली के स्थानीय नेताओं, सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। सीपी जोशी ने सभी तीनों राज्यों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर ली है। असम, बिहार, वेस्ट बंगाल के प्रभारी हैं। अंबिका सोनी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का दौरा 2 बार कर चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश 29 जुलाई को जाने वाली हैं। बीके हरिप्रसाद रांची का दौरा कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा फिर से शुरू करने के लिए जा सकते हैं। 22, 23 और 27 जुलाई को राहुल पदाधिकारियों के साथ खास मुलाकात करने जा रहे हैं। तो दोनों खेमों में चुनावों के लिए तैयारी जोरों पर है। लेकिन आज गौरव कर रहे हैं कि जो बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसलों पर, हालांकि आज आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने है, क्या बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के मतभेद पाटने में सफल रहेगी? तो आइए अपने जो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं आपको बता दें कौन कौन। कैप्टन अभिमन्यु प्रवक्ता बीजेपी, बलदेव शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, नीना व्यास वरिष्ठ पत्रकार और पूर्णिमा जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास जाऊंगी और अखिलेश से जानना चाहूंगी। अखिलेश, तीसरी ये संसदीय बोर्ड की बैठक है। कई फैसले जो थे लगातार अखबारों में आप लोगों के द्वारा सामने आ रहा था कि जानकारियां हैं जो अनाउंस की जा सकती हैं। विलंब का कारण क्या? देखिए, विलंब का कारण यही बताया गया है कि जो कंसल्टेशन की प्रोसेस है वो अभी चल रही है। 1 या 2 लोगों से बात होना भी बाकी है। लेकिन ये बात जरूर है कि तय है कि आज की जो संसदीय बोर्ड की बैठक है इसमें मोटे मोटे तौर पर ये तय कर लिया गया है कि किस किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी है। जहां तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चुनाव प्रचार समिति का सवाल है, पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी है निधि की इस समिति में मोदी के अलावा फिलहाल किसी और को सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। इसकी पीछे वजह यही है कि पार्टी ये संदेश नहीं देना चाहती है कि मोदी के साथ एक लोगों को डाल दिया जाए, फिर ये मीडिया में बहस चले कि ये टीम मोदी है और टीम राजनाथ अलग है, तो एक तरह का मतभेद का संदेश जाए। इसलिए पार्टी ने तय किया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो चुनाव प्रचार समिति है उसकी मदद करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाएंगी, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, वहां पर भी अहम जिम्मेदारियां दी जाने वाली है। ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारियां दी जा सकती है जो कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नरेंद्र मोदी के साथ शामिल अभी तक थे, लेकिन अब चूंकि मोदी इस दौड़ में सबसे आगे निकल गए हैं
इसलिए बाकी लोगों को भी साथ में रहें, बाकी लोगों को भी कोई जिम्मेदारियां दी जाएं, इसलिए इस बारे में भी कल औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो बार बार संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है, इसके पीछे यही वजह बताई गई है कि इससे पहले कोर ग्रुप का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि पार्टी ने कोर ग्रुप खत्म कर दिया, इसीलिए अब बार बार जो भी चर्चा होगी वो संसदीय बोर्ड की बैठकों में ही की जाएगी। ठीक है अखिलेश, एक तरह से ये भी खबर आ रही थी कि कुछ जोन्स बना दिए जाएंगे। कहा जा रहा था कि सुषमा स्वराज को पूर्वी जोन, अरुण जेटली को पश्चिमी जोन और वेंकैया नायडू को दक्षिण और नितिन गडकरी को उत्तरी, ये सब तमाम अटकलें थी, कयास हैं जो लगाए जा रहे थे। क्या आपको लगता है इतने बड़े दिग्गज नेता एक जोन पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या यही कारण है कि अभी इनको मनाना बाकी है तभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए, इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव भी लड़ेंगे। सुषमा स्वराज इस वक्त लोकसभा में है, नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, साथ ही अरुण जेटली जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता है वो भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। सिर्फ वेंकैया नायडू को छोड़ करके बाकी 3 लोग हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जबकि वो खुद अपनी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बाकी किसी जोन की या इस तरह की जिम्मेदारी मुझे लगता नहीं कि वो उठा पाने में समय निकाल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक नितिन गडकरी का सवाल है, पार्टी ये तय कर चुकी है कि उनको दिल्ली का प्रभारी बनाया जाएगा, लेकिन इस बारे में जो डिले हुआ है, देरी हुई है, इसको लेकर के जरूर सवाल पार्टी के भीतर उठ रहे हैं। लेकिन अब पार्टी सूत्रों का यह कहना है कि जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो चाहे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स की जिम्मेदारियां हों या फिर मैनिफेस्टो कमेटी या जो दूसरी कमेटियां सब कमेटियां बनाई जा रही है उनकी जिम्मेदारियों का सवाल है, ये तमाम जो जिम्मेदारियां इनकी घोषणा कल कर दी जाएगी। अखिलेश, तमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कल इसकी घोषणा कर दी जाएगी, तो देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर क्या बीजेपी से निकल कर आता है। कैप्टन अभिमन्यु, आपसे डिले का कारण क्या है? क्या जो इतने बड़े दिग्गज नेता हैं उनमें एक राय बना पाना मुश्किल है? ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय। निधि, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किसी भी प्रकार के निर्णय में कोई देरी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिकता के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमारे एक परिवार के हिसाब से चलने वाली पार्टी तो हम है नहीं, मिलजुल करके सभी निर्णय लिए जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब माननीय राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया था तब अटकलें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष साथ के साथ घोषणा की जा सकती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया है, अपनी एक पद्धति है और रणनीति के आधार पर सही समय पर निर्णय लेने का एक प्रयास रहता है जिसमें सबकी राय ली जाती है। सिंह जी का जो नियुक्ति थी, फिर आरएसएस हावी हुआ, तो आरएसएस का जो बार बार डायरेक्शन आ रहा है, डायरेक्टिव आ रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है। हमने अपना निर्णय अपने समय पर भारतीय जनता पार्टी ने किया, सब लोगों ने मिलकर के किया और जून के अंदर जाकर के निर्णय हुआ। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम का गठन करने का, जो पिछली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आपको ध्यान हो, हमने ब्रीफिंग में कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अधिकार दिए हैं नरेंद्र मोदी जी को कि राजनाथ सिंह जी के साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में वो कंसल्ट करके अपनी टीम को घोषणा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी ये पार्टी की हमारी एक प्रक्रिया है। ठीक है, आपकी प्रक्रिया है, मिलजुल करके निर्णय किया जाए। मिलजुल के। बलदेव शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्यों ये इंतजार, घोषणाएं करनी है, ऐसा तो नहीं कि कुछ घोषणाएं नहीं करनी, बार बार कहा जा रहा है घोषणाएं करेंगे। दिल्ली की जो घोषणा करनी है कि नितिन गडकरी को बनाया जाना है, उनको प्रभार दिया जाएगा, तमाम देरी क्यों, विलंब के पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे यही लगता है कि 2014 के चुनाव की जब बात आती है तो हर पार्टी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और कोई भी पार्टी इसमें कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय न हो जाए जो चूक मानी जाए और जिसका खामियाजा हमें चुनाव परिणाम के दौरान भुगतना पड़े, और इसलिए एक एक व्यक्ति को ठोक बजाकर, पूरी चिंता करके, उसकी योग्यता, उसका मन सबको साध कर चलने का ये प्रयास है और यही एक लोकतांत्रिक पद्धति होती है राजनीतिक पार्टी काम करने की। तो यही कारण उसके पीछे मुझे लगता है। ठीक है, योग्यता और मन आपने बात की। नीना व्यास जी, मैं आपसे, आप कैसा आकलन कर रही हैं देरी का कारण? इस समय जो तीसरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि फैसला आएगा, लेकिन ये अपने आप में, जिस तरह से अखिलेश भी कह रहे थे कि जो बड़े नेता हैं उनसे खुद से बात करनी है, क्या जो सीनियर नेताओं के बीच जो मतभेद हैं वो इस समय एक बड़ा रोड़ा बने हुए हैं? देखिए, मतभेद हैं मगर वो
सामने तो आएंगे ही नहीं कोई। अब मोदी आ गए हैं, आरएसएस ने वो पूरा ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो कोई सामने आके कोई अपोज नहीं करेगा। मगर ये अपने आप को अभी भी सीनियर समझते हैं, जैसे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अडवाणी तो हैं ही हैं, और राजनाथ प्रेसिडेंट है पार्टी के, तो वो मोदी की कमेटी के नीचे मेंबर के तौर पे नहीं होना चाहते। शायद इसीलिए वजह है, वो अलग अलग सोच रहे हैं कि अलग अलग कमेटी बनेगी। पर जो भी आप कमेटी अलग बनाए, कैसे भी बनाए, वो होगा तो यही कि मोदी चीफ हैं और बाकी लेफ्टिनेंट्स हैं उसी सारी अगर फौज में जो कैंपेन में निकलेगी। और मुझे और ये भी लगता है, देखिए अगर आप जोनल की शायद हो जाए, अगर जोनल का करें ये, अब साउथ जोन का किसी को चीफ बनाना मतलब क्या है? साउथ से एक सीट आने की नहीं है, ना केरला से, ना आंध्र प्रदेश से, ना तमिलनाडु से, और कर्नाटक से थोड़ी बहुत आएगी, ठीक है। और ईस्ट जोन में अब बंगाल से कितनी सीटें ले आएंगे? बिहार में ठीक है, वहाँ अच्छा खासा आपका प्रदर्शन हो सकता है, मगर त्रिपुरा से कितनी सीटें ले आएंगे? नॉर्थ ईस्ट से कितनी ले आएंगे? और अगर सुषमा स्वराज का इसके लिए नाम है तो वो क्यों? क्योंकि वो चुनाव भी लड़ेंगी। अगर वो सोचती है कि अच्छा मुझे बहुत भारी काम ना मिले इलेक्शन का, कि मैं अपनी सीट लड़नी है विदिशा में, वो हो सकता है, तो वो शायद। मगर अगर वेंकैया नायडू को आप साउथ का बना दें, तो अगर वो चुनाव भी ना लड़ रहे हो तो क्या उनको क्या काम है? मतलब उनके मुंह पे तो फिर वो कहते हैं ना, कल एक ही लगना है बाद में, क्योंकि 2 सीटें भी नहीं आनी है, या 4 सीटें आ जाएंगी कर्नाटक से, 5 सीटें, तो फिर क्यों वो खुश होंगे कि मुझे ये प्रभार मिला? बाकी जो है आपके जो गुजरात है, गुजरात में तो कोई आप किसी को भी प्रभारी बना दे, वहां तो कोई मतलब नहीं है, वहां तो मोदी का ही चलेगा, अमित शाह या उनके अपने दो गिरोह। आप अरुण जेटली को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए वहां। राजस्थान में वसुंधरा किसी और किसी का चलेगा नहीं, किसी को भी आप प्रभार दे दीजिए। तो ये महाराष्ट्र में हो सकता है, गडकरी को करें या जो जिसको करें, या किसी और करें। तो ये देखिए, ये सारी हो सकता है कि लोग समझ रहे हैं कि हमारी बदनामी होगी कि साउथ का दे दिया, जहाँ कोई प्रभाव नहीं है, कोई सीटें नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी अड़चन है कि इन बड़े दिग्गजों को साथ कैसे लें। पूर्णिमा, आप कैसे दिख रही हैं? देखिए, आप थोड़ा सा घटनाक्रम को देखिए, तब से जब से 9 जून को नरेंद्र मोदी की नियुक्ति हुई इनके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के हिसाब से, तब से पार्टी और एनडीए बिखर गया। अडवाणी जी ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद उनको बड़ी मुश्किल से बना के वापस लाना पड़ा। और सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, इन लोगों की सहमति नहीं थी। सुषमा स्वराज और अडवाणी जी उस वक्त थे भी नहीं वहां पे जब अनाउंसमेंट हुई। तो एक जेडीयू इनसे अलग होकर चला गया। तो एक बिखराव की स्थिति मोदी ने, इससे पहले कि देश पोलराइज हो, उन्होंने अपनी पार्टी को पोलराइज कर दिया, एनडीए को पोलराइज कर दिया। तो उसके चलते अब ये लोग बहुत लगता सतर्क हो गए हैं कि एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश देना चाहते हैं, इसलिए कि कोई इधर उधर से आवाजें ना आए, इसलिए बहुत फूक के कदम रखे जा रहे हैं। जो भी फैसला होगा सबसे कंसल्ट करके होगा, ताकि कोई नाराज होकर रिजाइन न कर दे। मोहन राव, आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें देखिए कि सारी चीजें आरएसएस एकदम रिमोट कंट्रोल कर रहा है। मोहन भागवत यहाँ बैठे हैं, वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं सबके साथ, और उनकी नॉड से, उनके एक्सेप्टेबिलिटी से सब सारा काम चल रहा है। तो जो भी होगा वो बड़ी अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि एक बिखराव की स्थिति नरेंद्र मोदी के आने से इन लोगों की लीडरशिप में दिखी थी पिछले 1 महीने में, और उसको ये कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए जिससे बहुत ज्यादा ये ना लगे कि नरेंद्र मोदी। बिल्कुल आलोक, क्या जो रेजिस्टेंस है, जो बीजेपी के नेता है, जो आरएसएस का प्रभाव है, दबाव लगातार जो बन रहा है, जिस तरह से पूर्णिमा करी है कि एक एक्शन पर नजर रखी जा रही है और एक तरह से वो गाइड भी करें कि ये करिए, क्या ये रेजिस्टेंस है तभी कोई फैसला बड़ा सामने बाहर निकल कर नहीं आ रहा? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका जिक्र अभी पूर्णिमा कर रही थी, सही बात यह है कि मैंने 71-72 से मैं बराबर पहले चाहे जनसंघ रहा हो, जनता पार्टी बनी हो, आज भी ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि जब भी कोई कैंपेन कमेटी का या अध्यक्ष या विपक्ष का नेता, मतलब अडवाणी जी जैसे जो विरोध करने वाले हैं, सब संघ के शरण और निर्देश पर, अभी तक संघ कहता था हमारा मतलब नहीं, आप डिसाइड करिए। अब संघ नितिन गडकरी को भी गाइड करते हैं, मोदी जी को भी करते हैं, डॉक्टर जोशी से उनका अपना संवाद बना रहता है। तो अब संघ बिल्कुल एक कहना चाहिए कि नाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अब संघ कल्चरल नहीं है, अब पॉलिटिकल फॉर्म में पॉलिटिकल फॉर्म में आ गया है। और अच्छा, इसीलिए थोड़ी समस्या आ रही है। कुछ लोग, सुषमा जी सोशलिस्ट बैकग्राउंड की थी, संघ के लोग भी उनको मानते हैं, उनकी ईमानदार छवि के का है, लेकिन आज वो अरुण जेटली के नेतृत्व में या मोदी के नेतृत्व में दिखाई देने के लिए कैसे तैयार होंगी?
दूसरे इसी तरह के अडवाणी जी एकदम मोदी जी के नेतृत्व में कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए, तो अब क्या करेंगे, कई कमेटियां बनाकर जो दूसरे नेता हैं, चाहे शाहनवाज हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे वो अल्पसंख्यक नेता के नाते या दूसरे और नेता, उनके लोगों को जोड़ लें। जैसे आप देखें कि यहाँ भी जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनको जोड़ना वो बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए देखिए आज जो नहीं फैसला तुरंत जो अनाउंस नहीं किया गया, उसके पीछे जब ये कहा गया कल, चाहे वो रिपोर्ट कन्फर्म्ड हो, पार्टी के लोगों से ही मिलती है, हमें आपको कोई सूचना अपने आप सपना तो किसी को आता नहीं है। आई थिंक कि जो रिलायबल मीडिया में लोग होते हैं उनको कुछ फीडबैक इस तरह का मिलता है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। और ये पार्टी के लिए अपनी स्वतंत्रता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके में एक फॉर्मेट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको बदला जा सकता है। इसीलिए जब इन लोगों ने कहा भाई ये, और पहले इसलिए थोड़ा सा लीक भी कर दिया जाता है कि जो रिएक्शन है पहले आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि सब लोगों की कुछ असहमतियां हैं कि भाई ऐसे कमेटी में आप हमें अभी रख देंगे, मतलब आपने प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, तो फिर हम किस लिए कुछ और करेंगे हम तो। और ये बात मैं नहीं मानता कि सुषमा जी विदिशा से या कहीं और से चुनाव लड़े इसलिए वो कैंपेन की प्रमुख नहीं हो सकती, मतलब या इंचार्ज नहीं हो सकती। वो कई लोग जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो अकेले मोदी जी नहीं है, राजनाथ जी भी हैं। राजनाथ जी चुनाव न लड़े वो अलग बात है, क्योंकि उनके लिए आसान नहीं है चुनाव जीतना, लेकिन सुषमा जी अपने काबिल हैं। अरुण जेटली के, मुझे तो डाउट है कि अरुण जेटली चुनाव लड़ने के तैयार होंगे। दिल्ली में आज शीला दीक्षित के खिलाफ भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। वो किसी सेफ सीट से, गुजरात से उनको रियायत में नरेंद्र मोदी एक लॉटरी के टिकट की तरह दे दे, वो अलग बात है। तो इसलिए मुझे लगता है चुनाव लड़ने वाले लोग वो कई राज्यों में स्ट्रेटेजिस्ट, अरुण जेटली बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाए। और इसलिए पार्टी में वो सब लोग अपनी अपनी दावेदारी, जेटली अभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार सामने तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरा स्थिति दिखाई दे रही है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और इसलिए संघ कहता है भाई सबको बनाओ, वरना कैसे लोग काम करेंगे। वर्कर बीजेपी का भी काम करे, खाली संघ के स्वयंसेवकों से पार्टी नहीं जीत सकती। और इन लोगों का भी अपना अपना जो प्रभाव रहा है, मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी मतदाताओं में हो सकती है, लेकिन पार्टी में वोट डलवाने के लोग चाहिए। जो इतने बड़े नेताओं का जो ये जो अहम है, इतने वो मोदी के अंदर भी ना काम करे लेकिन वो साथ भी आए, तो ये तो बड़ी एक चुनौती रहेगी इस समय। हाँ, ये चुनौती तो है, मगर देखिए जो पहले ये चुनौती तो है, क्योंकि देखिए सामने कोई अब आगे आएगा नहीं, क्योंकि संघ नाराज हो जाएगा और उनको और किनारे कर देंगे, तो सामने कोई इसका विरोध नहीं करेगा। मगर अंदर ही अंदर सब घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और पहले मैं ये बताऊं कि संघ के जो अभी आलोक जी ने बात की, पहले जब वाजपेयी अडवाणी जो दो नेता थे बिल्कुल शिखर पे भाजपा के या उससे पहले जनसंघ में, तो क्या होता था, जो बड़े चीजें डिसाइड होनी थी जनसंघ में या ये ऊपर डिसाइड कर लेते थे। डिसाइड करने के बाद सलाह मशूरा होता था संघ के लोगों से कि ये ठीक है कि नहीं, हम ये करने जा रहे हैं, और हाँ में हाँ हो जाती थी और हो जाता था। क्योंकि वाजपेयी अडवाणी खुद ही संघ में भी बहुत सीनियर थे। बिल्कुल। अब संघ की लीडरशिप सीनियरिटी में जूनियर हो गई है, अथॉरिटी उनकी ज्यादा हो गई है। तो ये होता है, आपके ऑफिस में भी अगर होगा कोई जूनियर आपका हेड बन जाए एक में, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है। अब वाजपेयी तो बीमार हो गए, अब तो वो बिल्कुल हिस्सा लेते ही नहीं है पॉलिटिक्स में कितने सालों से। अडवाणी का बहुत कमजोर हो गए, जो जिन्ना की कंट्रोवर्सी हुई, फिर 2009 में असफल रहे जब उनको प्रधानमंत्री पद के लिए डिक्लेयर कर दिया था, तो उनका इतना वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस नहीं रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। संघ में भी एक नई लीडरशिप है जो हिंदुत्व को ठोसना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी रोचक विश्लेषण नीना जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कोई किसी की लीडरशिप के नीचे काम नहीं करना चाहता, या कोई साउथ में या दक्षिण पूर्वोत्तर में इसलिए नहीं जाना चाहता कि वहां परिणाम कमाएंगे। वो नीना जी ने इतने लंबे समय भाजपा को कवर किया है, वो भारतीय जनता पार्टी को जानती है कि ये वो पार्टी है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जब एक सीट की उम्मीद भी नहीं हुआ करती थी, कार्यकर्ता काम करते थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी भाव से काम करता है। जहां तक किसी के नीचे किसी के ऊपर काम करने की बात है, तो हम एक परिवार के पद्धति से काम करने वाले लोग हैं। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे चलती काम करता है, लेकिन वरिष्ठों में मतभेद नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। हमारे यहाँ चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, वो सब कार्यकर्ता हैं, भाजपा के समर्पित और भाजपा की संस्कृति और पद्धति के अनुसार काम करने वाले लोग हैं। ये टीवी की बहस के लिए ये रोचक मुद्दा हो सकता है कि कौन किसके लिए काम करेगा, कौन किसके लिए नहीं काम करेगा, लेकिन जहां तक हमारी पद्धति का सवाल है, हमारी जो पद्धति का सवाल है, हम मिल करके परिवार के भाव से
से काम करते हैं। अब खुश रहिए ये सोच के कैप्टन वसुंधरा राजे और वो गुलाब चंद कटारिया का सबके सामने ये वो सबके सामने रथ यात्रा जो चल रही है उसमें इकट्ठे जा रहे हैं और राजस्थान में दोनों मिलकर के बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। मैं स्वयं यात्रा में उपस्थित रहा था। इलेक्शन में प्रमोद महाजन ने यूपी में जाके हमारे किसी कॉलीग जो यूपी का कवर कर रही थी उनको बुला के अलग से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा कहते मक्खियों का वो छत्ता मैंने देखा नहीं जैसे यहाँ यूपी की हमारी वो है। इस देश की राजनीति को कांग्रेस ने इतने लंबे समय प्रभावित किया है कि कांग्रेस की संस्कृति से ही आप दूसरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे कि चलिए हम लोग सब एंटी बीजेपी हो गए, हम तो ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, आपके विश्लेषण पर मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया। आप रोचक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि अडवाणी जी ने क्यों रिजाइन किया? अडवाणी जी ने जो विषय रखे थे वो विषय आपने भी खूब बहस किए और हमने भी अपनी बात को यहाँ पर आकर के रखा और उन सभी विषयों को सबने मिल बैठ करके विचार किया और श्रद्धेय अडवाणी जी की एक एक बात को स्वीकार करके और पार्टी के अंदर भी आगे को अगर कोई भी उनके चिंता उनके मन में है तो उनको आश्वस्त किया कि आपकी चिंताएं जो पार्टी की संस्कृति को लेकर के आपने रेखांकित की हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शन नहीं, हमारे लिए आदेश है, उसको स्वीकार किया। और अडवाणी जी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मार्गदर्शन करते हुए पुनः यही हम समझेंगे जिस तरह से लगातार आरएसएस कह रहा है कि आप हिंदुत्व, आरएसएस कह रहा है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाइए। लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी जी की जो माइक्रो मैनेज नहीं करता है। आपको हम एक चीज बड़ा स्पष्ट करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन करे, उनको हर प्रकार से नीति निर्देशन का काम करे। जो आरएसएस के प्रचारक थे पहली बार वो अब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो अब आप लोगों की बीजेपी की अगुवाई कर रहे हैं। बैन नहीं है कि स्वयंसेवक राजनीति में काम नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं कह रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ। वाजपेयी अडवाणी भी थे और इसीलिए अडवाणी सीनियर है इस देश प्रचारकों में भी वो सीनियर है। राष्ट्र और समाज के सेवा का संकल्प लेकर के अगर वो आ भी रहे तो उसमें उनको मानने में क्या हर्ज है? अगर वो आप लोगों का संचालन करें तो करिए। संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है 2005 निर्णय खुद करता है। आदर के साथ आप मानिए ना इस बात को। अगर वो आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं हमें तो हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए हम जब चाहे उपलब्ध रहते हैं। पीछे से करते हैं आगे। मैं 2005 में चेन्नई में जब अडवाणी ने ये अनाउंस किया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ दिसंबर 31 तक अध्यक्ष की पोजीशन से, उन्होंने क्या कहा था वो स्पीच याद करिए कैप्टन अभिमन्यु जी। उन्होंने कहा था कि ये संघ जो माइक्रो मैनेज, बिल्कुल यही वर्ड्स उन्होंने यूज करे, जो माइक्रो मैनेज करने की इनकी आदत हो गई है वो छोड़ें और हमारे डिसीजन हमारे ऊपर। ये अडवाणी ने कहा था, मैं नहीं कह रही। ये इस देश में वर्तमान कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए देश हित में चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और अन्य संगठन भी हो, भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि आगे बढ़कर के अच्छी रणनीति बनाकर के कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करें। यही समझेंगे क्या एक तरफ तो बड़े बड़े जो सीनियर नेता हैं उनको साथ करके आगे चलना इस कैंपेन कमेटी में ये एक बड़ी चुनौती है और साथ ही जो एजेंडा है क्या हिंदुत्व हावी हो रहा है डेवलपमेंट पर, इसको लेकर भी क्या विचार विमर्श चल रहा है, क्या उसको लेकर भी ऐसे कुछ तनावपूर्ण सवाल बने हुए बीजेपी के अंदर।